Hello everyone, welcome back to the channel Chalkboard. Without wasting our time, start our new topic of class 10th SST book, chapter number 2, Nationalism in India and book History. ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यू टॉपिक को। तो जितने भी प्रीवियस टॉपिक्स थे मैंने वो क्लियर कर दिए। आज हम लोग स्टार्ट करना है कि आखिर स्वराज पार्टी सेटअप होने का एम क्या था, प्रोस्पेक्टिव क्या था, कि आखिर क्यों स्वराज पार्टी को सेटअप किया गया। ठीक है बच्चा, तो स्वराज पार्टी को बेसिकली सेटअप किया गया, स्वराज पार्टी और द कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। ठीक है, स्वराज पार्टी का यहाँ पे दो नेम आपको मेंशन किया गया बच्चा। पहला तो स्वराज पार्टी है, ठीक, और दूसरा क्या है, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। ठीक, तो ये दोनों नामों से जाना जाता है, पहला नाम तो ये, दूसरा नाम ये सेटअप हुआ कब? 1923 में। द डेट आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड द नेम आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसने इस स्वराज पार्टी को सेटअप किया। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू और सीआर दास जी ने स्वराज पार्टी को सेटअप किया। ठीक है, कब? 1923 में। दे टायर्ड ऑफ मास स्ट्रगल्स, वो जितने सारे मास स्ट्रगल्स थे बच्चा, वो उन सारे मास स्ट्रगल से थक चुके थे और वो क्या चाहते थे कि हम लोग पार्टिसिपेट क्यों ना करें इलेक्शंस में टू द प्रोविंशियल काउंसिल्स, जो कि सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट 1919। उनको ऐसा फील होता था कि ये इंपॉर्टेंट है अपोज करना ब्रिटिश पॉलिसीज को विद इन द काउंसिल और आर्ग्यू करना कि कुछ ना कुछ आखिर रिफॉर्म हो, कुछ ना कुछ चेंजेस हो। ठीक है, ठीक, तो कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स हो, कुछ ना कुछ चेंजेस हो, एंड ऑल्सो डिमॉन्स्ट्रेट दैट दिस काउंसिल्स वेयर नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक, और ये भी डिमॉन्स्ट्रेट करना कि ये जो काउंसिल्स हैं वो ट्रूली डेमोक्रेटिक नहीं है। ठीक, दे ऑल्सो वॉन्टेड टू कीप द एंटी ब्रिटिश स्पिरिट, और वो ये भी चाहते थे, ठीक है, किस चीज को? एंटी ब्रिटिश स्पिरिट ऑफ द पीपल को, कि वो अलाइव रहे, जिंदा रहे, सिंस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज सस्पेंडेड। कब? जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया गया था, या अपोज कर दिया गया था, या विदड्रॉ कर दिया गया था, सस्पेंडेड या फिर विदड्रॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बच्चा? Trace two major development in the Indian politics towards the late 1920s, or whatever the two factors that shaped Indian politics toward the late 1920s. तो पहला इफेक्ट था वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन का, कि जो प्राइस था एग्रीकल्चरल बिगिन फॉल, गिरने लगा था एग्रीकल्चर का प्राइस। कब? फ्रॉम 1926, और कोलैप्स्ड आफ्टर 1930 एज द डिमांड फॉर एग्रीकल्चर गुड्स फेल। जो भी डिमांड था एग्रीकल्चर गुड्स का वो गिरता गया, एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो गया, एक्सपोर्ट बिल्कुल बंद हो गया। ठीक, कोई भी चीज हम लोग यहाँ से अदर कंट्रीज में नहीं भेज सकते थे। ठीक, पीजिंग्स फाउंड इट डिफिकल्ट, पीजिंग्स को इसी सारी चीजों में डिफिकल्टी दिखने लगी कि वो किस तरीके से अपने हार्वेस्ट आइटम्स को सेल करेंगे, किस तरीके से रेवेन्यू को पे करेंगे, क्योंकि बिना सेल किए तो पैसा तो आएगा नहीं, तो वो रेवेन्यू को भी पे नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे आया साइमन कमीशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साइमन कमीशन क्या होता है? देखो, वॉज अपॉइंटेड एंड केम टू इंडिया इन February 1928। जो साइमन कमीशन था बच्चा वो कब आया? फेब्रुवरी में आया 1928 में, और इट वॉज अपॉइंटेड, और ये इसलिए आया क्योंकि टू लुक इनटू द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। जो भी गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1919 आया था वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक, उस चीज को देखने के लिए साइमन कमीशन आया था। ठीक, एंड टू सजेस्ट फर्दर रिफॉर्म्स, और कुछ सजेस्ट करना, कुछ फर्दर रिफॉर्म्स को। रिफॉर्म्स मतलब जैसे कि हो गया यहाँ पे, रिफॉर्म्स का मतलब बच्चा क्या हो गया? रिफॉर्म्स का मतलब हो गया कुछ चेंजेस, ठीक है, या कुछ अमेंडमेंट या फिर कुछ चेंजेस। ठीक, तो जो साइमन कमीशन था वो क्यों आया था कि कुछ जो 1919 में जो गवर्नमेंट एक्ट आई थी, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आई थी 1919 में, उस चीज को चेक करने के लिए साइमन कमीशन को लाया गया, और सजेस्ट करने के लिए कुछ रिफॉर्म्स इन सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी मेंबर्स थे कमीशंस के, वेयर ऑल इंग्लिशमैन, वो सारे के सारे कौन थे? वो इंग्लिशमैन थे, मतलब कि ब्रिटिशर्स थे, एंड नॉट अ सिंगल इंडियन, और कोई भी उसमें एक सिंगल इंडियन नहीं था, कोई भी उसमें एक सिंगल आदमी भी इंडिया का इंक्लूड नहीं था, सारे लोग इंग्लिशमैन थे, मतलब ब्रिटिशर्स थे। ठीक, इट लीड टू साइमन टू गो बैक एगिटेशन, और गेव एक स्लोगन निकला था। ठीक, क्या था?
साइमन गो बैक एगिटेशन, साइमन कमीशन, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। साइमन कमीशन को एक और नाम से जाना जाता है जिसको कि हम लोग कहते हैं इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। क्या कहते हैं बच्चा? इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। ठीक, तो इंडिया वाज अ स्टैट्यूटरी कमीशन सेटअप बाय द ब्रिटिश अंडर सर जॉन साइमन। ठीक है, ये जो साइमन कमीशन था बच्चा, इसको किसने सेटअप किया था? साइमन कमीशन was set up by सर जॉन साइमन। तो सर जॉन साइमन ने अपने ही नाम पे साइमन कमीशन को सेटअप किया, जिसको कि इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इट वॉज अ स्टैट्यूटरी कमीशन। ये क्या था? एक स्टैट्यूटरी कमीशन था जिसको कि सेटअप किया था एक ब्रिटिश मैन ने। ठीक है, अंडर सर जॉन साइमन। ठीक, ब्रिटिश के थ्रू सेटअप किया गया था। और किसने सेटअप किया था बच्चा? सर जॉन साइमन ने इस चीज को सेटअप किया था। इंडियंस अपोज, सॉरी, इट वॉज आस्क्ड टू स्टडी द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। वो कहते थे, वो पूछते थे, आप बताते थे कि हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है, स्टडी करना बहुत जरूरी है इन इंडिया में, और कुछ चेंजेस या फिर कुछ चेंजेस बोल लो या फिर कुछ रिफॉर्म्स बोल लो। ठीक है, क्या बोल लो, या फिर कोई चेंजेस या फिर रिफॉर्म्स करना बहुत जरूरी है। ठीक, इंडियंस अपोज द साइमन कमीशन। जो इंडियंस थे वो साइमन कमीशन को अपोज करते थे, नहीं मानते थे साइमन कमीशन को इंडियंस। क्यों? क्योंकि जो सारे मेंबर्स थे साइमन कमीशन में वो सारे के सारे इंग्लिश मैन थे, कोई भी एक इंडियन मैन उसमें इंक्लूड नहीं था। इट डिड नॉट प्रोवाइड एनी होप ऑफ स्वराज टू इंडियंस, और ये कोई भी होप प्रोवाइड नहीं करता था स्वराज टू इंडियंस को। ठीक है, एक बार फिर मैं इस टॉपिक को बता देती हूँ, और ये टॉपिक आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, साइमन कमीशन क्या होता है पढ़ लेना। ये पूरा पॉइंट आप अगर जाके छाप दोगे ना कॉपी पे, याद करके, पॉइंट आउट करके, ठीक, तो आपको आराम से 3 4 5 नंबर तो आराम से मिल लेंगे। लिख के ले लो, बस सिंपल से लिखना क्या है कि साइमन कमीशन को स्टैट्यूटरी कमीशन भी कहते हैं और इसको सेटअप किया था ब्रिटिश के थ्रू, जिनका नाम था सर जॉन साइमन। ठीक, इस चीज में था, इस साइमन कमीशन को लाने का यही तरीका इसीलिए लाया गया था, एम यही था कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को स्टडी करें। ठीक, और कुछ कहाँ स्टडी करें? इंडिया में, और कुछ रिफॉर्म्स या चेंजेस सजेस्ट करें। लेकिन इंडियंस इस साइमन कमीशन को अपोज करते थे। क्यों? क्योंकि जो साइमन कमीशन में जितने भी मेंबर्स थे वो सारे के सारे इंग्लिश मैन थे, मतलब के ब्रिटिशर्स थे। इसमें कोई भी इंडियन मैन इंक्लूड नहीं था। देयर वॉज नो इंडियन इन इट। इट डिड नॉट प्रोवाइड एनी होप। और जो साइमन कमीशन था बच्चा, वो किसी को कोई होप भी प्रोवाइड नहीं करता था ऑफ स्वराज टू इंडियंस। ठीक, ये 5 पॉइंट लिख के आ जाओगे, नंबर आराम से मिल जाएगा। ठीक, आई होप किसी को यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, अगर रहेगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ लेना। अब यहाँ पे क्या है? लाहौर कांग्रेस ऑफ 1929। द कांग्रेस सेशन वाज लेड एट लाहौर। जो कांग्रेस सेशन था वो हेल्ड कहाँ किया गया बच्चा? वो हेल्ड किया गया लाहौर में इन 1929। किसके अंडर? प्रेसिडेंटशिप के अंदर। किसके अंदर बच्चा? प्रेसिडेंटशिप के अंदर ऑफ जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे। ठीक, उनके प्रेसिडेंटशिप के अंदर कांग्रेस सेशन में हेल्ड किया गया। ठीक, वॉज हेल्ड एट लाहौर। जो कांग्रेस सेशन था वो हेल्ड हुआ लाहौर में 1929। किसके प्रेसिडेंटशिप के अंदर? जवाहरलाल नेहरू के प्रेसिडेंटशिप के अंदर। फॉलोइंग डिसीजंस वेयर टेकन, और इतने कुछ फॉलोइंग डिसीजंस जो कि टेक किए गए। ठीक, द कांग्रेस डिक्लेयर्ड पूर्ण स्वराज एज इट्स एम। जो कांग्रेस था वो डिक्लेयर्ड किया गया किस नाम से? पूर्णा स्वराज एज इट्स एम। इट वाज डिसाइडेड, इस चीज में डिसाइड किया गया कि हम लोग 26 जनवरी को हर साल, एवरी ईयर 26 जनवरी को क्या हुआ था? हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू हुआ था। ठीक है, तो 26 जनवरी को क्या बोलते हैं? रिपब्लिक डे बोलते हैं ना। ठीक है, ये हर साल रिपब्लिक डे या 26 जनवरी मनाया जाएगा और इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा, मतलब कि स्वतंत्रता दिवस। और रिपब्लिक डे को तो भाई सभी लोग जानते ही होंगे, मतलब कि गणतंत्र दिवस। ठीक,
ठीक है। तो इट वॉज डिसाइडेड टू स्टार्ट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट टू विन पूर्ण स्वराज। और यहाँ पे ये भी डिसाइड हुआ कि हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट करेंगे और जो पूर्ण स्वराज का एम है उस चीज को हम लोग जीतेंगे, विन करेंगे, ठीक। देन क्या है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ कांग्रेस सेशन इन 1929 इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। कुछ डिस्कशंस हुए थे किसके इंपॉर्टेंस को लेके, कांग्रेस सेशन के इंपॉर्टेंस को लेके, जो कि 1929 में होंगी, द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। तो जो लाहौर सेशन था ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो 1929 में हुआ था और हेल्ड हुआ था किसके प्रेसिडेंटशिप के अंडर, जवाहरलाल नेहरू के प्रेसिडेंटशिप के अंदर। कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस इसको लेके टेक किए गए, ठीक। द एंडमेंट ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कि हम लोग हर साल इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, हर साल 26 जनवरी या रिपब्लिक डे मनाएंगे, ठीक है। इट वॉज डिक्लेयर्ड इन दिस, ऐसा डिक्लेयर्ड किया गया इस सेशन में, दैट द चीफ गोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो चीफ गोल होगा, जो मेन गोल होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो क्या होगा कि हम लोग किस तरीके से इंडिपेंडेंस को अटेन करें, पाए या फिर कंप्लीट करें। इट वॉज डिसाइडेड टू लॉन्च, इसमें यह भी डिसाइड हुआ कि हम लोग लॉन्च करेंगे, स्टार्ट करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, किसके लीडरशिप के अंदर बच्चा, गांधी जी लीडरशिप के अंदर, टू गेट कंप्लीट द इंडिपेंडेंस। और इसमें यह भी डिसाइड हुआ इन दिस सेशन कि हम लोग 26 जनवरी को रिपब्लिक डे क्या करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, और इंडिपेंडेंस डे को 15 अगस्त को सेलिब्रेट करेंगे। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स सिग्निफिकेंस द सेम डेज वाज चूजन एज द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे आया बच्चा सॉल्ट मार्च। क्या आया? सॉल्ट मार्च। सॉल्ट मार्च बेसिकली क्यों आया था? सॉल्ट मार्च इसलिए आया था क्योंकि जितने भी ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इसेंशियल कमोडिटीज पे, जितने भी मेन आइटम्स थे, जितने भी मेन कमोडिटीज थे, उस पे एक्स्ट्रा अमाउंट या एक्स्ट्रा टैक्स इम्पोज करके रख दिया था। सॉल्ट बहुत ही इसेंशियल कमोडिटी है। जो सॉल्ट है बच्चा, सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट मतलब होता है नमक, और नमक क्या है? एक इसेंशियल कोमोडिटी है ना। सॉल्ट क्या है? एक इसेंशियल कोमोडिटी है, ठीक। तो गांधी जी ने ऐसे डिसाइड किया कि वो क्यों ना इनॉग्रेट करे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, किस चीज को ब्रेक करके? सॉल्ट लॉ को ब्रेक करके। मतलब जो भी वो सॉल्ट पे एक्स्ट्रा अमाउंट या एक्स्ट्रा टैक्स इम्पोज करके रखते थे, उन सारी चीजों को ब्रेक करके। तो गांधी जी ने एंड 78 ऑफ हिज फॉलोअर्स, जो भी गांधी जी और उनके जो 78 या 78 फॉलोअर्स थे, उन्होंने स्टार्ट किया इस मार्च को, ठीक है, ऑन फूट फ्रॉम साबरमती आश्रम टू डांडी, जिसको कि सॉल्ट मार्च को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्ट सत्याग्रह या फिर डांडी मार्च भी बोलते हैं। तो गांधी जी के साथ साथ 78 या 78 फॉलोअर्स ने इस मार्च को स्टार्ट किया, जिसको कि हम कहाँ स्टार्ट किया था? साबरमती आश्रम में, टू डांडी मार्च, ठीक। मतलब सॉल्ट मार्च को डांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। ऑन 6 अप्रैल 1929, कब? 6 अप्रैल 1929 में ये रीच्ड, पहुंचे कहाँ? डांडी में। गांधी जी प्रिपेयर्ड किए सॉल्ट बाय यूजिंग सी वाटर। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम लोग सॉल्ट खुद से बनाए, तो उन्होंने सी वाटर का, जो समुद्र का पानी था, उसके थ्रू उन्होंने सॉल्ट बनाया, ब्रोक द सॉल्ट लॉ। और इसी तरीके से उन्होंने ब्रोक किया, तोड़ा सॉल्ट लॉ को और इनॉग्रेट कर दिया इस मूवमेंट को। द गवर्नमेंट इम्पोज हैवी टैक्स ऑन सॉल्ट। जो गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो सॉल्ट पे, नमक पे हैवी टैक्स इम्पोज करके रखती थी। क्यों? क्योंकि वो इसेंशियल कमोडिटी है और वो लोगों को खरीदना ही खरीदना है, क्योंकि बिना सॉल्ट के, बिना नमक के कुछ बन ही नहीं सकता है। मोर द प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट वॉज द मोनोपोली ऑफ द गवर्नमेंट। और जो भी प्रोडक्शन था सॉल्ट का, वो किसके अंदर था? सिर्फ ब्रिटिशर्स के हाथ में था। सो द प्राइस ऑफ सॉल्ट वॉज वेरी हाई। इसीलिए जो प्राइस था सॉल्ट का, वो बहुत ज्यादा हाई था। क्यों? क्योंकि इस पे इन लोगों ने हैवी टैक्स इम्पोज करके रख दिया था, और इसीलिए गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को अपोज किया। क्यों? क्योंकि जो सॉल्ट है बच्चा, वो क्या है? वो एक एसेंशियल कमोडिटी है, और उसमें अगर आप ज्यादा से ज्यादा हैवी टैक्स इम्पोज कर रहे हो तो लोग नहीं खरीद पाएंगे, ठीक। तो इसलिए गांधी जी ने ये सारी चीजों को किया।
ठीक, तो एक बार फिर मैं इस टॉपिक को बता देती हूँ। आपके टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम से रिलेटेड, जो सॉल्ट मार्च या दांडी मार्च है वो एक बार फिर मैं बता देती हूँ। तो गांधी जी डिसाइड किए इनॉग्रेट करना किस चीज को, सिविल डिसोबीडियंस। गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो क्या करे, इनॉग्रेट करे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, किस चीज को ब्रेक करके, सॉल्ट लॉ को ब्रेक करके। ठीक, गांधी जी और 78 उनके फॉलोअर्स ने स्टार्ट किया इस मार्च को ऑन फुट फ्रॉम साबरमती आश्रम टू दांडी मार्च। 6 अप्रैल 1929 में ये कहाँ पहुंचे, दांडी पहुंचे। ठीक, जो कि गुजरात में है। ठीक, गांधी जी ने प्रिपेयर्ड किया सॉल्ट किसके थ्रू, बाय सी वाटर, बाय यूजिंग सी वाटर, और ब्रोक कर दिया सॉल्ट लॉ को और इनॉग्रेट कर दिया इस मूवमेंट को। जो गवर्नमेंट इम्पोज कर दी थी सॉल्ट पे हैवी टैक्स, इसीलिए उन्होंने सॉल्ट को मेक करने का फैसला लिया और उन्होंने दांडी मार्च निकाला या सॉल्ट मार्च निकाला। ठीक, मोर ओवर द प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट वाज द मोनोपोली ऑफ द गवर्नमेंट। ज्यादातर तो जो सॉल्ट प्रोडक्शन था वो गवर्नमेंट के मोनोपोली के अंडर ही था। सो द प्राइस, जो भी प्राइस था सॉल्ट का वो बहुत ज्यादा ही क्या था, हाई था। ठीक, देयरफॉर गांधी जी अपोज द सॉल्ट लॉ, और इसीलिए वो गांधी जी क्या करते थे, सॉल्ट लॉ को अपोज करते थे और इसीलिए उन्होंने दांडी मार्च को लाया। ठीक, दांडी मार्च को सॉल्ट मार्च भी कहते हैं, सॉल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं। ओके, तो यहां तक किसी को कोई डाउट है तो आप लोग मेरे से ऑन इन कमेंट पूछ लेना। ठीक, इसके आगे के टॉपिक्स हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।